हजारों सालों से लोग सिर्फ बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रहों के बारे में ही जानते थे, जिन्हें वे साधारण दूरबीनों से या फिर अच्छी परिस्थितियों में नंगी आंखों से भी देख सकते थे। लेकिन 18वीं सदी के आखिर में सर विलियम हर्शेल नामक एक मशहूर खगोल शास्त्री ने एक नए ग्रह की खोज की, जिसका रंग बर्फीले नीले रंग का था। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई तारा है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह एक ग्रह है। आज हम इसे यूरेनस के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 19 गुना अधिक दूर है। यह इतना दूर है कि यूरेनस को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 84 साल लगते हैं। इस खगोल शास्त्री ने अंतरिक्ष में कई अन्य रोचक चीजों की भी खोज की, जैसे दोहरे तारे और नीहारिकाएं। 1800 के मध्य में वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई चीज यूरेनस को खींच रही है और अजीब तरह से इसकी कक्षा को खींच रही है। उन्हें लगा कि वहां कोई और ग्रह अवश्य होगा और उन्होंने गणित का उपयोग करके भविष्यवाणी की कि वह कहां होगा। अंत में 1846 में उन्होंने दूरबीन का उपयोग करके नेपच्यून को ढूंढ निकाला। यह नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत धुंधला था, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर था। यह सब बहुत रोमांचक था। कौन जानता है कि हमारे सौर मंडल के अंधेरे में कितने अन्य ग्रह छिपे हो सकते हैं। 1800 के मध्य में खगोलविदों ने देखा कि आकाश में कुछ असामान्य हो रहा था। एम मरकरी नामक एक छोटा चट्टानी ग्रह अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। यह उस अनुमानित कक्षा का अनुसरण नहीं कर रहा था जिसकी उससे अपेक्षा की गई थी। खगोलविदों में से एक शानदार फ्रांसीसी वैज्ञानिक अर्बेन लेवेरियर थे। उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि हमारे सौर मंडल में एक और ग्रह हो सकता है जिसे अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। यह बुध और सूर्य के बीच कहीं स्थित होगा। इस काल्पनिक ग्रह, जिसका नाम उन्होंने रोमन देवता बेयर के नाम पर वल्कन रखा था, की सतह अविश्वसनीय रूप से गर्म होगी और यह बुध के अजीब व्यवहार के लिए एक संभावित व्याख्या हो सकती है। उन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वल्कन वास्तव में बुध की कक्षा को बाधित करने वाली एकमात्र चीज है, लेकिन एक नए ग्रह की खोज की संभावना से उत्साहित दुनिया भर के खगोलविदों ने वल्कन के विचार को एक ऐसे ग्रह के रूप में लिया जो अस्तित्व में नहीं था। लोगों ने विचारों को विकसित करने और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया। कुछ वैज्ञानिकों को नहीं लगा कि यह संभव है कि वे बुध जितना बड़ा कोई अन्य ग्रह चूक गए हों। तब तक इसे न देख पाना मुश्किल होता, लेकिन बुध की कक्षा के अंदर एक छोटे ग्रह के मौजूद होने की थोड़ी सी संभावना थी, जो सूरज के बहुत करीब था, इसलिए कोई भी इसे नहीं देख सकता था। एक सिद्धांत के अनुसार यह सूर्य से लगभग 13 मिलियन मील दूर था। बुध हमारे सौर मंडल में सबसे विलक्षण कक्षा वाला ग्रह है, लेकिन सूर्य से इसका सबसे निकटतम बिंदु लगभग 28 और 50 मिलियन मील है। इसका मतलब है कि वल्कन उस दूरी के आधे से भी कम दूरी पर होगा। सिद्धांत आगे बढ़ा और कहा कि अगर वल्कन अस्तित्व में होता तो यह हर 19 दिन और 18 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करता और इसका पथ हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के पथ के सापेक्ष लगभग 12 डिग्री झुका होता। सूर्य से सबसे दूर बिंदु पर वल्कन की स्थिति अभी भी सूर्य के बहुत करीब होगी, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, यहां तक कि गोधूलि के समय भी। वल्कन को देखने का एकमात्र मौका सूर्य ग्रहण के दौरान या जब यह सूर्य के सामने से गुजरता, जो कि सिद्धांत के अनुसार 2 से 3 डिग्री होगा, साल में 4 बार। उनके पास एक सिद्धांत था कि यह रहस्यमय ग्रह सूर्य के इतने करीब था कि इसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता था, जब चंद्रमा सूर्य की चकाचौंध भरी चमक को रोक लेता था। इसलिए हर बार जब ग्रहण होता था तो वैज्ञानिक सूर्य की ओर देखते थे, उम्मीद करते थे कि उन्हें वल्कन की एक झलक मिल जाए। वे बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से वे इस रहस्यमय ग्रह को नहीं खोज पाए। कुछ खगोलविदों का दावा है कि उन्होंने इसे ग्रहण के दौरान देखा था, लेकिन कोई भी कभी भी इसकी पुष्टि या सबूत नहीं पा सका। इसके लिए वल्कन के सिद्धांत को कुछ बेहतर समय का इंतजार करना पड़ा। आइंस्टीन का विचार अलग था। आप उनके सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, है ना? यहीं पर उन्होंने दावा किया कि गुरुत्वाकर्षण कोई प्राकृतिक बल नहीं है, बल्कि ग्रहों और तारों जैसे विशाल अंतरिक्ष पिंडों की उपस्थिति के कारण घुमावदार स्पेस टाइम का परिणाम है। ग्रह अपनी सामान्य कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्योंकि स्पेस टाइम घुमावदार है, इसका मतलब है कि ग्रह हमारे सौर मंडल के केंद्रीय तारे की ओर गिर रहे हैं। और आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग करके बुध की असामान्य कक्षा को समझाने की कोशिश की। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत बुध की कक्षा इतनी गोलाकार नहीं थी। इसके बजाय यह थोड़ा डगमगाता हुआ प्रतीत होता था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इसे दूर खींच रही हो। आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि हमारे सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण वास्तव में इसके चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ रहा था। उन्होंने दावा किया कि यह संभव है कि इसने बुध की कक्षा को थोड़ा बदल दिया हो। वैज्ञानिक समुदाय को इस सिद्धांत का परीक्षण करने में कुछ समय लगा, लेकिन अंततः यह सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रतीत हुआ। भले ही आइंस्टीन के सिद्धांत ने हमें बुध की अजीब कक्षा के लिए अधिक सुंदर स्पष्टीकरण दिया, फिर भी कुछ वैज्ञानिक वल्कन के लिए आशा बनाए हुए थे। वल्कन के विचार को छोड़ना विशेष रूप से कठिन था, क्योंकि बुध भी वह ग्रह है जिसे हम जहां खड़े हैं वहां से देखना वास्तव में कठिन है। लेकिन बाद में अधिक से अधिक वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के सिद्धांत को अपनी कल्पना से ऊपर स्वीकार करना शुरू कर दिया, और वे वल्कन के कारण नहीं, बल्कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण का निरीक्षण करेंगे। और वल्कन एकमात्र काल्पनिक ग्रह नहीं है जिसके बारे में नए युग में हर कोई बात कर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में एक रहस्यमय ग्रह छिपा हो सकता है, लेकिन इस ग्रह के अस्तित्व में होने की संभावना अधिक है। अभी तक किसी ने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि यह तथाकथित ग्रह 9 या ग्रह एक्स संभवतः नेपच्यून से परे कहीं है। नेपच्यून और ग्रह एक्स आकार में समान हो सकते हैं। ग्रह एक्स पृथ्वी से 10 गुना अधिक विशाल हो सकता है और हमारे सूर्य के चारों ओर एक लंबी आकृति में चक्कर लगाता है, जो औसतन नेपच्यून की तुलना में सूर्य से 20 गुना दूर है। वहां एक वर्ष 10 शून्य से 20 शून्य पृथ्वी वर्षों के बीच हो सकता है। तुलना करें तो नेपच्यून पर एक साल 165 पृथ्वी वर्ष का होता है। नेपच्यून से परे इतनी बड़ी चीज की गति कुइपर बेल्ट में छोटी वस्तुओं की असामान्य कक्षाओं की व्याख्या कर सकती है। कुइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल का वह क्षेत्र है जो नेपच्यून से परे है और जहां यह परिक्रमा करता है, और वहां संभवतः कई क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और कुछ अन्य छोटे पिंड हैं जो अधिकतर बर्फ से बने हैं। निबिरू नामक एक और काल्पनिक ग्रह था। क्या आपको वे अफवाहें याद हैं कि दुनिया 2012 में खत्म हो सकती है? एक लोकप्रिय परिदृश्य निबिरू था, जिसके बारे में कुछ लोगों का दावा था कि यह साल के अंत में हमारे ग्रह से टकराएगा। बेशक कुछ नहीं हुआ, हम अभी भी यहां हैं, सब कुछ ठीक है और सब ठीक है। लेकिन निबिरू का विचार दिलचस्प लगा। कहानियां 1970 के दशक में शुरू हुई, जब झकारिया सिचिन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक द 12 10वें ग्रह में निबिरू का उल्लेख किया, जिसमें दावा किया गया कि यह हर 3600 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ऐसी विलक्षण कक्षा वाला कोई ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों को बाधित न करे। और अगर यह वास्तव में 2012 में पृथ्वी के इतने करीब आ रहा था, तो हमें इसे नंगी आंखों से देखने में सक्षम होना चाहिए था। कुछ सरल गणनाओं से पता चला कि निबिरू अपने सबसे कम समय में मंगल जितना ही चमकीला होगा और किसी शहर से दिखने वाले सबसे मंद तारों से भी अधिक चमकीला होगा। ओह, ठीक है, शायद अगले 3500 और कुछ सालों में हमें और किस्मत मिले। 2011 में एलेनिन नामक एक धूमकेतु दिखाई दिया, जिसके बारे में कई लोगों को लगा कि वह निबिरू हो सकता है। लेकिन जब आप दूरबीन से धूमकेतु और ग्रहों को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वे अलग अलग दिखाई देते हैं। धूमकेतु में कोमा होता है, जो एक गैस वायुमंडल होता है, साथ में एक पूंछ होती है, जो कि किसी ग्रह में नहीं होती। साथ ही यह धूमकेतु पृथ्वी से नहीं टकराया। यह हमारे सूर्य के बहुत करीब आ गया और टूट गया। बचे हुए टुकड़े अगले 12 शून्य वर्षों तक बाहरी सौर मंडल की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।